हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 2 लेके आया हूँ, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए पेपर 2। और अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं डिपार्टमेंट में तो आपके लिए पेपर 4 है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सैलरी का कंप्यूटेशन, कि सैलरी के कंप्यूटेशन में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या डिडक्शन मिलता है, क्या एग्जाम्शन मिलता है। इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल के साथ में, कंप्यूटेशन के साथ में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता दूंगा और उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट पे हम वर्कआउट करेंगे कि क्या क्या उसके रिगार्डिंग में रूल्स दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोविजंस हैं ये सब ओल्ड एक्ट के अंतर्गत होगा। रीजन ये है कि जब भी कंपटीशन की बात आएगी तो असेसमेंट ईयर की बात आएगी इस एग्जामिनेशन में। तो जब असेसमेंट ईयर की बात आएगी तो 26-27 असेसमेंट ईयर होगा। सो आपका प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो 25-26 होगा। तो नेचुरल है कि ओल्ड एक्ट 1961 विल बी अप्लीकेबल। हाउएवर कॉन्सेप्ट की बात अगर आती है जहां पे असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे आप ध्यान रखिएगा न्यू एक्ट के अंतर्गत उस सेक्शन को, उस कॉन्सेप्ट को आपको नोट करना है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सैलरी का। सैलरी का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सैलरी का जो प्रोविजन दिया गया है वो बेसिकली सैलरी मतलब क्या होता है। अगर आपने सेक्शन 17 पढ़ा होगा न्यू एक्ट में भी, वहां पे या ओल्ड एक्ट में, तो सैलरी मतलब होता है वेजेस, रिम्यूनरेशन, कमीशन, है ना। जो कुछ भी इस फॉर्म में, पेंशन, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो है सैलरी के अंतर्गत है। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। कहाँ पे? ऑफलाइन क्लास के दरमियान, है ना, जो कि ऑलरेडी अपने ऑफलाइन चल रहा है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सैलरी के डिफिनीशन में क्या क्या आता है। तो हम उस पर ना जाके कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सैलरी में कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसको कि ध्यान रखना होता है रूल के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपका जो है रूल मतलब रूल नंबर नहीं ध्यान रखेगा, मतलब जो चीज ध्यान रखना है, नोट करने वाला चीज है। रूल रखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, नोटिंग पॉइंट के तौर पे, पहला याद रखेगा एचआरए का कैलकुलेशन आता है। एचआरए का कैलकुलेशन आता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब इसमें किसका किसका आता है? तो एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। चौथा जो आएगा वो एलटीसी से रिलेटेड है ना, एलटीसी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको अंडरस्टैंड करना है, जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एचआरए, कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसमें इंप्लॉई और इंप्लॉयज दोनों का होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, है ना। उसके बाद एलटीसी, लीव इनकैशमेंट, और आगे भी है जो कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा, जैसे ग्रेचुटी हुआ या कम्यूटेड लीव के बारे में जो अमाउंट मिलता है, उन सारे चीज, या वीआरएस के दरमियान जो अमाउंट मिलता है, राइट। तो इन सब पे तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका इतना, ठीक है। आज जो डिस्कस करेंगे एचआरए जो होता है, इसके लिए सर्टेन रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंतर्गत डिडक्शन दिया जाता है। अब डिडक्शन में क्या होता है कि इसमें 3 आइटम्स को ध्यान रखना होता है। पहला जो होता है वो एचआरए रिसीव्ड, कि आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एचआरए कितना मिला, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। रूल हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसमें 3 पॉइंट जो है वो ये चीज होता है। दूसरा होता है रेंट पेड, आपने रेंट पेड कितना किया, ओके। और तीसरा जो एलिमेंट होता है, आप
10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में जो आता है बेसिक पे, बेसिक प्लस डीए, ये 3 एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है, तब जाके हम उस रूल पे कंसीडर कर पाते हैं कि क्या रूल कहता है और कितना हमारे लिए एग्जम्प्ट होगा। क्लियर है यहां तक? करेक्ट। तो एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड और बेसिक जो सैलरी होता है 10% नहीं है बल्कि ये 50% है, सॉरी, है ना, 50%, 10% भी निकालना होता है लेकिन वो रेंट पेड के समय में। तो रेंट पेड, या ये कह सकते हैं कि इसको हम चौथा एलिमेंट के तौर पे ले लेते हैं, मतलब क्या क्या कैलकुलेशन आ सकता है इमीडिएटली इस दरमियान, वो चीज हमको चौथा एलिमेंट में आपको रहेगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, और हमेशा ध्यान रखिएगा बेसिक सैलरी मतलब यहां पे भी यही रूल अप्लाई होगा दोनों जगह पे, 50%, 10% रेंट पेड, एचआरए रिसीव्ड। ये चीज को आप माइन्यूटली दिमाग में बैठा लीजिए, तब जाके आपका एचआरए का कैलकुलेशन निकलेगा। अब सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। रूल के अनुसार इसका निकालना है, तो देखिए एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड लिखा रहेगा या एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल एचआरए कंपैरेटिवली एक पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे क्या होगा, रेंट पेड, जितना भी रेंट पेड किया, यहां पे हमने 4 एलिमेंट को निकाल लिया है, तो अब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब ध्यान रखिएगा बीए प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, रेंट पेड माइनस 10%। थर्ड रूल जो होता है इसके अंतर्गत वो होता है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी लिख देता हूं सैलरी, जिसमें फिर से मैं बोलूंगा बेसिक प्लस डीए, क्योंकि रिटायरमेंट के पर्पज से बेनिफिट में होता है, इस चीज को हम लोग ये लेंगे, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन में पार्ट लेंगे। अब इसमें से विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा इन सब में जो लीस्ट होगा, ध्यान रखिएगा जो लीस्ट होगा, एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जितना भी होगा, रेंट पेड, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी को एचआरए रिसीव्ड जो है 10,000 है, ठीक है, रेंट पेड उसने किया मान लीजिए 15,000 या 5,000, ठीक है, 5,000 रेंट पेड किया, उसके बाद 50% ऑफ सैलरी, तो किसी व्यक्ति का सैलरी अगर 1 लाख है ना, 1 लाख है, तो हम क्या करेंगे, एचआरए रिसीव 10, ये पहला पॉइंट पे आ जाएगा पहला, उसके बाद रेंट पेड उसने 5,000 पर मंथ किया, तो कितना किया, तो 12×5 = 60, मतलब 60,000, है ना, 60,000 माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो 1 लाख को हम लोग इस तरह से मानते हैं कि ये पूरा बेसिक प्लस डीए मिला के है, तो कितना हो जाएगा 10% मतलब 10,000। ओके, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोलते हैं, 50% ऑफ सैलरी, तो 50% कितना हो जाएगा 1 लाख का, तो 50,000। क्लियर। अब यहां पे कंपैरिजन में देखेंगे सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो यहां पे 10,000 सबसे लोएस्ट है, इसमें 50,000 आ रहा है और इसमें 50,000, तो इन दोनों में जो लोएस्ट होगा वही टैक्स फ्री होगा, वही एग्जम्प्ट होगा, ध्यान रखिएगा, और बाकी जो है आपको टोटल टैक्सेबल के तौर पे होगा, ध्यान रखिएगा, टोटल टैक्सेबल के तौर पे। अगर इसको थोड़ा सा और हम ट्विस्ट करते हैं, तो मान लीजिए एचआरए जो है 10,000 पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया, और सैलरी हम 2 लाख कर देते हैं, तो 10,000, तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख एचआरए हो गया। अब है रेंट पेड, सेम वैसे ही रहने देते हैं, रेंट पेड 60,000 माइनस 20,000, अब क्या हो जाएगा कि 10% 20,000 हो जाएगा, तो 20,000, तब बच गया कितना इसमें, रेंट पेड 60,000
माइनस 20,000 मतलब ये 40,000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 50% मतलब 1 लाख हो जाएगा, ये वाला 1 लाख हो जाएगा। तो फिर से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे ये 1 लाख आ रहा होता है क्योंकि टोटल HRA लिखा हुआ है। फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो है 40,000 होता है, और यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी जो 1 लाख होता है। तब कौन सा अप्लीकेबल होगा? 40,000 मिनिमम जो है यही लिस्ट में जाएगा और यही एग्जेम्प्ट होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? मैं एक एक पॉइंट को, सैलरी का ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही पूछा जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं, तब जाके हम लोगों का क्लैरिटी आएगा क्वेश्चंस के तौर पे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन जो HRA के रेस्पेक्ट में होगा ताकि आप समझ सकें। ए जो है उसका सैलरी मतलब बेसिक जो है 5,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है। DA जो है उसका 200 रुपया पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड जो उसने किया है वो है 30,000 रुपया एनुअली पर एनम, ओके। उसके बाद HRA रिसीव्ड की बात करते हैं। HRA रिसीव्ड मान लीजिए 24,000, 2,000 के रेस्पेक्ट में, है ना। 2,000 पर मंथ कर लिए तो 24,000 पर ईयर, ओके। अब यहां पे HRA का कैलकुलेशन अगर आप लोग कर सकते हैं तो मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम देता हूं। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके या नोट करके लिखिए और बताइए कि कितना HRA जो है एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कितना हम इस टैक्स फ्री के तौर पे कैलकुलेट करेंगे, और उससे जो एक्सेस होगा वो टैक्स में जाएगा, टैक्सेबल इनकम कहलाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके इमीडिएटली बताइए, और जिनका करेक्ट होगा हमारे इस सॉल्यूशन के आधार पे वो लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका आंसर वही आया जो मैंने कैलकुलेट किया है। चलिए अब सॉल्यूशन के तौर पे हम देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो हम सैलरी निकालते हैं। सैलरी जो कि बेसिक को लेंगे तो कितना है 5,000 इंटू 12, तो 60,000 इसका एनुअल सैलरी हो जाएगा। उसी तरह से DA निकालते हैं। DA कितना है 200 रुपया, तो 12 महीने का 12 दूनी 2,400 रुपया, 200 इंटू 12 इक्वल टू 2,400, ओके। अब यहां पे है रेंट पे 30,000 पर एनम, HRA रिसीव 24,000, ये क्लियर है। तो ये हमारा टोटल सैलरी जो कि HRA कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में बार बार काम आएगा वो कितना हो जा रहा है 62,400, है ना, 62,400। यहां तक क्लियर? चलिए अब रूल के आधार पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो रूल में क्या है, रूल के आधार पे HRA को फाइंड आउट कर, पहला में क्या हो जाएगा एक्चुअल HRA रिसीव, तो एक्चुअल HRA रिसीव कितना है भाई, तो 24,000। आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपका ये मिला है कि नहीं मिला है मेरे सॉल्यूशन के आधार पे। सेकंड पॉइंट है, क्या वो सेकंड पॉइंट में है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जिसमें बेसिक और DA दोनों जुड़ा होगा। तो रेंट पेड उन्होंने 30,000 किया, तो 30,000 माइनस टोटल सैलरी कितना आ रहा है 62,400, तो 62,400 का 10% कितना हो जाएगा 6,240, तो कितना बच जाएगा 30,000 माइनस 6240, तो 23,760। एम आई करेक्ट? थर्ड कैलकुलेशन अगर रॉन्ग किया तो यू जस्ट टेल मी। नाउ नेक्स्ट इज क्या है कि HRA रिसीव्ड, है ना, HRA रिसीव्ड ये पता है, तो 50% ऑफ सैलरी, रूल नहीं बोल रहा हूं, 50% ऑफ सैलरी, तो टोटल सैलरी 62,400 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 31,200। नाउ यू मेक कंपैरिजन ऑफ ऑल थ्री, तो विच वन इज लोएस्ट वन? तो आपको पता लगा है HRA 24,000 मिल रहा था, तो 23,760 हमारा रेंट पेड है ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 23,760। अब हमारे लिए
लोएस्ट पार्ट जो है वो है लोएस्ट पार्ट जो है क्या है 23,760। तो 23,760 विल बी exempt, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, तो इसका मतलब जब सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो एग्जेम्प्ट हुआ, इसका मतलब आगे हम जब मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब है, देखिए रिसीविंग कितना आ रहा है, उस व्यक्ति का रिसीविंग कितना आ रहा है, तो एचआरए में 24,000 आ रहा है और एग्जेम्प्ट मिल रहा है 23,760, मतलब बैलेंस अमाउंट मतलब 24,000 माइनस 23,760 विल बी टैक्सेबल। और बाकी इन सब का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब क्या हुआ एक तरह से कि आपने 30,000 माइनस 23 तो 6,240 माइनस करने के बाद आपका 23 बचा जो कि एग्जेम्प्ट है। मतलब ये हुआ कि अगर 23,760 से ज्यादा जो कुछ दिया आपने वो सब टैक्स में चला गया, मतलब उसमें डिडक्शन नहीं हुआ, क्लियर। मीनिंग इंटरप्रेट करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर मीनिंग ऑफ द सैलरी और डिडक्शन और एचआरए कैलकुलेशन, कि हमें कितना मिल रहा है, टोटल एचआरए 24,000 मिल रहा है जबकि यहाँ पे एग्जाम कितना है, मतलब बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। उसी तरह से हमारा जो खर्चा है 30,000 का हो रहा है रेंट में, लेकिन हमको डिडक्शन कितना मिल रहा है 23,760, मतलब बैलेंस अमाउंट पे हमको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है ना। तो ये मीनिंग आपको एचआरए के सेंस में है। तो एक और हम एग्जांपल लेंगे और उसका आप सॉल्यूशन दीजिएगा, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा बल्कि आपको बताना है कि कितना कमेंट में कि वो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिएगा जो हमने अभी बनाया, इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में डालिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड ना करके आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिएगा तो कमेंट में लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, बी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका बेसिक जो है बेसिक्स 20,000 पर मंथ है, ओके। उसके बाद डीए जो है 500 पर मंथ है। एचआरए जो है एचआरए उसको 1,500 पर मंथ मिलता है ना, 1,500 पर मंथ मिलता है। उसके बाद रेंट पेड में जो डिटेल है वो है 500 रुपीज पर मंथ, 500 रुपीज पर मंथ, या इसको भी कर दीजिए 1,500 रुपया, है ना, तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या आता है। तो 1,500 रुपीज पर मंथ वो रेंट पे करता है। तो इसका सॉल्यूशन में आप निकालिए कि एचआरए अलाउएबल मतलब अलाउएबल कितना है, ये क्वेश्चंस का आंसर निकाल के आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर तो ये जो है टैक्सेबल है क्योंकि आपको इसके लिए रिगार्डिंग में कोई है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है अप टू 12% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, ठीक है। तो ये अप टू 12 मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सैलरी में गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आपके एम्प्लॉयर की तरफ से 12% से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है, देन इन एक्सेस ऑफ 12% विल बी टैक्सेबल, इट विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम इन योर हैंड,
है ना। तो वो इनकम के तौर पे माना जाता है, इसीलिए बोला गया है कि 12% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं लगे होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपका बोलता है कि हम आपके बेसिक पे सैलरी से के 16% कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि इन एक्सेस ऑफ 12%, दैट इज 4% ऑफ द रिसिप्ट विल बी इनकम इन योर हैंड एंड दैट विल बी टैक्सेबल। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम टैक्सेबिलिटी में ले चुके होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि आपको हम सैलरी के बारे में कुछ कंपटीशंस आगे बता सकें। तो बेसिक जो अलाउंसेस हैं, डिसअलाउंसेस है, उसको हम एक दो वीडियो में डिस्कस करते हैं, फिर कैलकुलेशन पे जाते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू एकोलॉ चैनल। और आप अगर आप लोगों को प्रॉपर कंप्लीट करना है इस कोर्स को, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।